अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। एक और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में। आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हमने पढ़ना है स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में या कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में, कि अगर आप स्प्रिंग को सीरीज में लगाओ तो उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, अगर आप स्प्रिंग को डिफरेंट स्प्रिंग्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओ तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, और इन सब की मदद से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे इवेल्युएट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड माजी में 3 से 4 अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन तो 10-15 बार आया हुआ है, लेकिन 3 से 4 अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो भी हम यहां पे डिस्कस कर रहे होंगे। और वो करने के बाद आपसे पास पेपर के सारे क्वेश्चंस आराम से हल हो जाएंगे। तो जो हमारे आज के टारगेट क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके सामने डिस्प्ले हुए हुए, आप उनको तसल्ली से वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट जरूर करो। वजह यह है कि अगर तो आपसे हो जाएगा तो भैया आगे का जो भी 50-60 मिनट का लेक्चर है उसके ऊपर वक्त बर्बाद करने की कोई नीड नहीं है, अगले लेक्चर पे जाओ कुछ और कॉन्सेप्ट सीखो। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको आइडिया होगा कि 50-60 मिनट में आपने क्या चीज गेन करी है। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। चलो पहले थोड़ा सा स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात कर लें आगे चलने से पहले। देखो भैया, हमारे पास जो हमारा मास स्प्रिंग सिस्टम होता है उसमें हम डिफाइन करते हैं, मान लो यहां पे मेरा बेटा हमारे पास एक कोई ऐसे स्प्रिंग कनेक्ट हुआ हुआ है और इसके साथ यहां पे क्या लगा हुआ है, मास लगा हुआ है, और ये अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ के ऊपर है जहां होना चाहिए, और ये आपका जो ब्लॉक है ये अपने मीन पॉइंट पे रखा हुआ है। हमें ये बात पता है कि अगर मैं इस ब्लॉक को मीन पॉइंट से घसीट कर आगे लेके जाऊं और छोड़ दूंगा तो ये ब्लॉक मीन पॉइंट के अबाउट में टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं ब्लॉक को आगे लेके जा रहा था मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था, और मेरे फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में इस स्प्रिंग के अंदर क्या आ रहा था, रीस्टोरिंग फोर्स आ रही थी। जैसे ही मैं अप्लाइड फोर्स हटाऊंगा वो रीस्टोरिंग फोर्स उसे वापस लेके आएगी, फिर इनर्शिया आगे लेके जाएगा, फिर रीस्टोरिंग फोर्स यहां लाएगी, और ऐसे पूरी कहानी आपके पास चलना शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं जनाब इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज गिवन बाय के। जरा स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं। देखो भैया, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो हमारा हुक्स लॉ होता है या सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय F इक्वल्स kx। सर आपने यहां पे माइनस साइन छोड़ दिया। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, यानी कि अगर आपका ब्लॉक सीधे हाथ पे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में, तो फोर्स उल्टे हाथ पे लगेगी। आपका ब्लॉक उल्टे हाथ पे जा रहा है तो फोर्स कहां लगेगी, राइट साइड पे। तो उसकी जरूरत नहीं है अभी, इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया। तो जनाब अगर मैं यहां से k का वैल्यू निकालता हूं, k विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय x। x से मुराद है जितना आपने इसको स्ट्रेच किया या जितना आपने उसे कंप्रेस किया, आसान जबान में मीन पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। इसकी यूनिट होती है मेरा बेटा मीटर, और F की यूनिट आपके पास क्या होती है, न्यूटन। गौर से सुनना, एक और तरीका स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करने का, आपके स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ से 1 मीटर एक्सटेंड करने के लिए या 1 मीटर कंप्रेस करने के लिए उसे जितनी फोर्स चाहिए वो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये वाली डेफिनेशन समझना और कॉन्सेप्ट को फील करना। क्या बोला, आपके स्प्रिंग को 1 मीटर खींचने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, एलोंगेट करने के लिए या 1 मीटर कंप्रेस करने के लिए अपनी नेचुरल लेंथ से, मान लो नेचुरल लेंथ 10 मीटर है, खींच के 11 मीटर करने के लिए या दबाकर 9 मीटर करने के लिए जितना फोर्स चाहिए वो डिफाइन करेगा स्प्रिंग कांस्टेंट। नेचर ऑफ द स्प्रिंग, रिजिडिटी ऑफ द स्प्रिंग, कि आपका स्प्रिंग कितना सख्त है, कितना स्टिफ है। समझो हमारे पास मान लो एक कोई स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। एक और स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर। ये जो स्प्रिंग है इसको अगर आप 1 मीटर खींचोगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा 100 न्यूटन। इस स्प्रिंग को अगर आप 1 मीटर खींचते हो अपनी नेचुरल लेंथ से तो फोर्स लगाना पड़ेगा 20 न्यूटन। तो ये कम स्टिफ है, कम रिजिड है, कम सख्त है, ये ज्यादा रिजिड है, ज्यादा स्टिफ है। तो गोया आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि मेरा बेटा जैसे जैसे आप k का वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके पास जो स्टिफनेस है, जो सख्ती है स्प्रिंग की, वो क्या होगी भाई साहब, बढ़ती जाएगी। इतनी बात को हम जहन में रखेंगे आगे चलने से पहले, ठीक है। अच्छा
और हमारे पास जो टाइम पीरियड का नेचुरल फॉर्मूला होता है दैट इज टी इक्वल्स 2π√m डिवाइडेड बाय के। अब m से मुराद मास है, अच्छे से सुनना, वो मास जो ऑसिलेट कर रहा हो। k से मुराद स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट अभी तक आपने एक ही स्प्रिंग देखा है, ज़हन में रखिएगा ये वो स्प्रिंग है जो ऑसिलेशन करा रहा है। अरे भैया इस मास को यहां लाके छोड़ देता हूं तो ये यहां रहेगा क्या? नहीं, पीछे आएगा ना। तो पीछे क्यों आ रहा है? ऑसिलेशन कौन करा रहा है? स्प्रिंग करा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है, उसी की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है। तो यहां पे वो स्प्रिंग आएगा जो ऑसिलेशन करा रहा है। तो अभी तक वो स्प्रिंग एक ही था। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग किस किस तरह से आते हैं। पहला तरीका, हेडिंग लगा लो अपने पास, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। देखो भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक है, नन्ना मुन्ना सा, ठीक है। सब चीजें कॉन्सेप्चुअली एनालाइज करते हुए जाएंगे। मान लो ये मेरा बेटा हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये मेरे बच्चे इसके साथ एक और स्प्रिंग है, और यहां पे मेरा बेटा हमारे पास कोई एक ब्लॉक मौजूद है। अब आप सोचो, ये स्प्रिंग है, इसका कांस्टेंट मान लिया K1, इसका कांस्टेंट मान लिया K2। K1 K2 अलग कांस्टेंट इसलिए माना कि भैया लाजमी थोड़ी है कि दोनों जो आपने स्प्रिंग लिए हुए हैं, जो आपस में यहां पे जुड़े हुए हैं, इन दोनों का स्टिफनेस एक जैसा हो, सख्ती एक जैसा हो सकता है एक बराबर हो, अलग अलग भी हो सकता है। अब आप देखो, जब आप इस डब्बे को खींचोगे, इस ब्लॉक को आगे खींचोगे, तो ये भी कुछ खींचेगा, ये भी कुछ खींचेगा, हाँ या ना? अरे कौन ज्यादा करेगा कौन कम, अभी सब पे बहस होगी, जल्दी क्या है। होगा क्या, जैसे ही आप इससे खींचोगे पहले ये खींचेगा, जब इसके खींचने की सलाहियत खत्म हो जाएगी तो फिर ये खींचेगा, मतलब दोनों कुछ ना कुछ खींचेंगे। जैसे ही आप छोड़ दोगे तो भाई इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स आई हुई है, इसमें भी आई हुई है, तो ये ब्लॉक को वापस लेकर आएगा और ऐसे आपके पास ये टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा। अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई इस सिस्टम का आप टाइम पीरियड बताओ, तो आप यहां पे K1 रखोगे या K2 रखोगे? प्रॉब्लम में आ गए। अगर यहां पे तीसरा भी स्प्रिंग होता तो फिर K1 रखते, K2 रखते या K3 रखते? आप बोलोगे सर उस केस में हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं रखेंगे, हम K इक्विवेलेंट रखेंगे या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट रखेंगे। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं, समझना। मैंने क्या करा, इन दोनों को हटाया और इन दोनों की जगह पे एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया। यहां पे क्या कर दिया भाई, एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया। वो जो एक स्प्रिंग कनेक्ट किया उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं कह रहा हूं K इक्विवेलेंट। पहले इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर इस पे वापस आते हैं। देखो समझो, मान लो ये मेरा बेटा हमारे पास कोई एक डब्बा है, इसी डब्बे को मैंने एक बार दोबारा बना दिया, मतलब जैसा ये डब्बा है वैसा ही ये है, जो ये है वही है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाई 4 न्यूटन की, एक फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, ठीक है। और ये डब्बा मान लो आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हुआ क्या, एक्शन क्या है, 4 और 10 न्यूटन की फोर्स लगना राइट डायरेक्शन में, और मतलब इफेक्ट क्या हो रहा है, डब्बे का आगे जाना विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम टू सेम ये डब्बा है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर 14 न्यूटन की फोर्स लगाई और ये डब्बा भी आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अच्छे से सोचो और मुझे ये बताओ कि क्या मैं कह सकता हूं ये 14 न्यूटन इक्विवेलेंट है 10 और 4 का? बोल भाई हाँ या ना। ये 14 न्यूटन क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 10 एंड 4। क्यों सर? देखो भैया, आप इक्विवेलेंट वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे डिफाइन करते थे? वो अकेला वेक्टर जो वही काम करेगा जो इंडिविजुअल वेक्टर्स मिलकर कर रहे हैं। ये दो फोर्सेस मिलकर क्या कर रही हैं, इस डब्बे को आगे लेके जा रही हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये अकेली फोर्स क्या यही काम कर रही है इसी डब्बे पर? बिल्कुल कर रही है। तो ये रिजल्टेंट है, ये कंपोनेंट्स है। अब यहां आ जाओ, K1 K2 क्या कर रहे हैं, इस डब्बे को ऑसिलेट करा रहे हैं। वो अकेला स्प्रिंग जो उसी तरह से ऑसिलेशन कराएगा, जिसकी उतनी ही स्टिफनेस है, उतनी ही रिजिडिटी है जो इन दोनों की मिलाकर थी, वो कहलाएगा K इक्विवेलेंट। कॉन्सेप्ट का फील आया? इक्विवेलेंट कांस्टेंट या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है कि आपको बोला जाए कि भाई 3 सीरीज में लगे हुए हैं, 5 सीरीज में लगे हुए हैं, जितने भी लगे हुए हैं आपके पास, सीरीज पैरेलल कैसे भी लगे हुए हैं, आपने उन सारे स्प्रिंग को हटाना है और उसकी जगह पे एक लगाना है। शर्त क्या है, वो सब मिलकर जितना स्टिफनेस शो कर रहे थे, ये अकेला भी उतना स्टिफनेस शो करना चाहिए। वो सब मिलकर जैसे ऑसिलेशन करा रहे थे, जो प्रॉपर्टीज थी, इस अकेले की भी वही ऑसिलेशन होनी चाहिए, सारे पैरामीटर सेम होनी चाहिए। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट फील हो गया। एक स्प्रिंग जो अकेला उतनी ही स्टिफनेस रखता हो जितनी ये सारी मिलकर रखेंगे।
क्लियर है? अब देखो मेरा बेटा, जब कभी भी आपके पास सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट आता है, सीरीज के अंदर आपके स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला होता है 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2 अप टिल 1/kn। ये वही तरीका है जिस तरीके से आप रेजिस्टर्स को इक्विवेलेंट निकालते थे, जैसे वो पैरेलल में हुआ करते थे। याद करो, जब आपके पास मल्टीपल रेजिस्टर्स सर्किट के अंदर पैरेलल में लगे हुए होते हैं, मान लो एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, इस तरह बहुत सारे पैरेलल में लगे हुए होते थे, और आपको बोला जाता था इन सब को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाओ जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर हो या इन सब के बराबर रेजिस्टेंस हो। तो आप बोलते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है 1/R1 प्लस 1/R2 अप टिल 1/R। क्लियर हो गया? अभी ये आया कैसे, इस पे बात करेंगे। पहले इसको अपने पास क्लियर कर लो कि अगर आपको बहुत सारे स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट हुए हुए, उनका एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनाना है, तो तरीका क्या है? 1/k इक्विवेलेंट इज 1/ पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट प्लस 1/ दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट प्लस 1/ तीसरे का अप टिल 1/kn। इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे कैसे? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, रेजिस्टेंस नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स। फिर सुनो, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स। साथ अपनी कॉपी में नोट करेंगे, स्प्रिंग सीरीज में वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे रेजिस्टर्स पैरेलल में करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये आया कैसे, क्या कहानी है, अभी समझते हैं, कोई परेशानी नहीं। देखो भैया, हमने ये समझ लिया कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कौन सा होता है, वो अकेला स्प्रिंग जो इंडिविजुअल स्प्रिंग की जगह पर लगने के बाद वही काम करेगा, वही स्टिफनेस प्रोड्यूस करेगा जो कि बेसिकली वो सब मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो ये मेरा बेटा, अगर मैं देखो सोचो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, अच्छे से सोचना, अगर मेरा बेटा मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो अल्टीमेटली ये जो डब्बा है ये कुछ आगे डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करेगा। बोलो भैया हाँ या ना? अरे भैया फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये कुछ क्या होगा, आगे जाएगा, और इसके आगे जाने की वजह से ये स्प्रिंग भी आगे जाएगा और ये स्प्रिंग भी आगे जाएगा। सोचो, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी तो अल्टीमेटली ये डब्बा क्या हो गया, मान लो 1 मीटर आगे आ गया, मिसाल के तौर पे फोर्स अप्लाई करी तो ये 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर आगे आ गया। तो ये जो स्प्रिंग है ये अपनी नेचुरल लेंथ से कुछ खींचेगा, ये जो स्प्रिंग है ये भी अपनी नेचुरल लेंथ से क्या होगा, कुछ खींच जाएगा। अब सवाल होता है कि ये दोनों कितना कितना खींचेंगे, क्या ये भी 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर खींचेगा? नहीं। क्यों? सोचो, अरे भैया अगर ये भी 1 सेंटीमीटर खींचा और ये भी 1 सेंटीमीटर खींचा तो ये तो मिला के 2 सेंटीमीटर खींच जाएगा। मैंने क्या बोला कि इसको मैंने आगे लेकर गया 1 सेंटीमीटर, सोचो इसको मैं आगे लेकर गया 1 सेंटीमीटर, अरे भैया तो ये वाला जितना खींचेगा और ये जितना खींचेगा वो मिलाकर 1 ही सेंटीमीटर होंगे ना, समझ आई? अरे भैया इसको 1 सेंटीमीटर आगे लेकर गया तो अगर ये भी 1 सेंटीमीटर आगे गया, ये भी 1 सेंटीमीटर आगे गया तो ये दोनों मिला के 2 सेंटीमीटर हो गए, तो इसको तो आगे 2 जाना चाहिए था। तो इसका मतलब मैं कहूंगा K1 खिंचा x1, K2 खिंचा x2, और ये दोनों को जमा करने पे मुझे क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। पहली बात तो मैंने ये लिख दी x इक्वल x1 प्लस x2। भैया फिर सोच लो, इस बात को समझ लो, सीरीज के अंदर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो एलोंगेशन होती है, वो अलग अलग होती है। कैसे? देखो भैया सोचो, मैंने इस डब्बे को x खींचा, अगर ये भी x खींचा और ये भी x खींचा तो डब्बा तो 2x आगे चला गया। अरे भैया ये x आगे गया, इसकी वजह से डब्बा x आगे हो गया, ये भी x आगे गया, डब्बा x और आगे हो गया, तो 2x हो गया। ऐसा नहीं है, डब्बे को कितना खींचा, x, तो इसका मतलब ये जितना आगे जाएगा और ये जितना आगे जाएगा वो मिलाकर x के ही बराबर है। तो मैंने लिखा x बराबर है x1 प्लस x2, वेयर x1 जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो स्प्रिंग 1 की है और x2 जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्प्रिंग इसकी है, ठीक है, K2 की है। क्लियर हो गया, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब इसी तरह से इसके ऊपर भी मैंने फोर्स लगाई और इसे भी क्या करा, सेम डिस्प्लेसमेंट x दे दी। अगर मैंने इस डब्बे को 1 मीटर आगे लाया था तो इसे भी 1 मीटर ले आया, इसको 1 सेंटीमीटर लाया था तो इसे भी 1 सेंटीमीटर ले आया। अब हमें यह बात पता है, जैसे ही मैं इस डब्बे को आगे लेके जाऊंगा स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से खींचेगा, और कितना खींचेगा, x ही खींचेगा, क्योंकि यहां तो एक ही स्प्रिंग है, तो जितना डब्बा आगे जाएगा उतना ये स्प्रिंग खींच जाएगा। तो यहां पे हमारे पास एक अदद रीस्टोरिंग फोर्स आएगी। अरे भैया हाँ या ना?
अगर मैं डब्बे को आगे ले जाके छोड़ दूंगा तो क्या होगा, डब्बा वापस आएगा, किस खुशी में, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और वो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे होगी अगर डिस्प्लेसमेंट सीधे हाथ पे। तो अगर मैं यहां पे इसकी इक्वेशन लिखता हूं तो F विल बी इक्वल टू K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय X लिख सकता हूं। अब यहां पे देखो, यहां पे मेरा बेटा जब मैं डब्बे को खींचूंगा तो यहां पे भी रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। रिस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग में भी आएगी और रिस्टोरिंग फोर्स इसमें भी आएगी। क्यों सर, ये भी खींच रहा है x1, ये भी खींच रहा है x2, ये खींचता है x1, ये खींचता है x2, दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स आती है वो दोनों जगह पे सेम होती है। ये है कॉन्सेप्ट समझने वाला। ये सेम क्यों होती है पहले यहां से समझाता हूं। देखो यहां पे देखो मेरा बेटा, इसी सिस्टम को मान लो मैंने ऐसे शो करा दिया, आपको समझना। मैं आपको 2-3 एग्जांपल से ये बात समझा दूंगा ताकि आपको कभी भी इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना हो और रट्टा तो बिल्कुल ना मानना पड़े। ये मान लो मेरे पास एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K2। ये है मेरा बेटा, यहां पे इस ब्लॉक का वेट कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, सही हो गया। जब ये ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो मेरा बेटा ये ब्लॉक कहां पे जाएगा, अभी मैंने हाथ रखा हुआ है, जैसे ही हाथ हटाऊंगा तो ब्लॉक कहां आएगा, नीचे आएगा। जब ब्लॉक नीचे आएगा तो ये जो K2 वाला स्प्रिंग है ये कुछ खींचेगा, जब इसके खींचने की सलाहियत खत्म हो जाएगी तो फिर K1 खींचेगा। मान लो ये नीचे आया x2 और ये नीचे आया x1। अरे भैया पहले ये नीचे आएगा, सोचो पहले ये नीचे आएगा तो भाई ये खींचा, कितना खींचा, मान लें x2 खींच गया। अब इसके खींचने की सलाहियत खत्म हो गई, जितना खींचना था खींच गया, अब ये नीचे आएगा। बोलो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि खींचने की सलाहियत खत्म हो जाए। अरे मेरे भैया अभी हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की बात पढ़ी थी। मान लो एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, 20 न्यूटन पर मीटर, मिसाल के तौर पे उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 20 न्यूटन पर मीटर। तो भैया अगर 20 न्यूटन फोर्स लग रही है तो इसके अंदर स्ट्रेचनेस कितनी आएगी, 1 मीटर आएगी ना। भैया मिसाल के तौर पे ये स्प्रिंग है 5 मीटर तक खींच सकता है, सोचना 5 मीटर तक खींच सकता है। लेकिन अगर आप इसमें 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो 5 तो नहीं खींच जाएगा। इसलिए थोड़ी कि भाई हम शादी में आए हुए हैं 5 मीटर तक खींच सकते हैं तो खींच जाएंगे। ओ भाई 20 न्यूटन पर 1 मीटर खींचना है तो 5 मीटर तक खींच सकता है, यानी 100 न्यूटन तक अपने आप की ये एलोंगेशन शो करेगा। लेकिन आप फोर्स कितने लगा रहे हो, 20 न्यूटन, तो 1 ही मीटर खींचेगा ना। तो अब सुनो वापस क्या कहा आपने, यहां ब्लॉक लगाया, अभी हाथ रखा हुआ है, जैसे ही हाथ हटाया तो वेट इसके ऊपर एक्ट करेगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड्स और ये खींचेगा जितनी इसकी खींचने की सलाहियत है अकॉर्डिंग टू द फोर्स। जब ये खींचना बंद हो जाएगा तो ऊपर वाला खींचना शुरू हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया x2 खींचा, इसको मैंने मान लिया x1 खींचा, सही। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे जाहिर है सिस्टम इक्विलिब्रियम में खींचा भाई, नीचे फोर्स कितनी लग रही है mg, ऊपर फोर्स कितनी लग रही है K2x2। क्या मैं कह सकता हूं ये और नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स क्या है, बराबर है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और इस पॉइंट पे फोर्स है बराबर है। अच्छा अब जरा यहां पे देखो, इस पॉइंट पे भी जो नीचे फोर्स लग रही है वो कितनी है, mg है। सोचो 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 सोचो, यानी कि ये जो स्प्रिंग है नीचे कितनी फोर्स को सपोर्ट कर रहा है। भैया जब ये भी खींचेगा तो इसके अंदर भी ऊपर फोर्स आएगी K1x1। भैया जब ये खींचेगा तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगी K1x1 ऊपर की डायरेक्शन में, क्लियर है। तो अल्टीमेटली ये इसके बराबर होगी। क्यों भाई, ये जो स्प्रिंग है ये नीचे कितने वेट को सपोर्ट कर रहा है। आप बोलोगे सर इस स्प्रिंग को सपोर्ट कर रहा है और इस मास को कर रहा है। मैं आपको याद दिलाऊंगा जो हमारे केसेस के अंदर हम स्प्रिंग पढ़ रहे होते हैं वो स्प्रिंग कैसा होता है, वो स्प्रिंग होता है आइडियल स्प्रिंग। कैसा होता है, आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि वो मासलेस होता है, यानी कि गोया ये तो समझो कुछ है ही नहीं। ये वाला स्प्रिंग सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी है mg, अपवर्ड फोर्स कितनी है K1x1। तो देखो क्या समझ में आया, जितनी अप्लाइड फोर्स थी, अप्लाइड फोर्स यहां पे क्या है mg, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उस अप्लाइड फोर्स के बराबर ही फोर्स यहां लग रही है और अप्लाइड फोर्स के बराबर ही फोर्स यहां लग रही है। क्या बात समझ आई, देखो फिर देखो, जितनी अप्लाइड फोर्स थी उसी के बराबर फोर्स यहां लग रही है, उसी के बराबर फोर्स यहां लग रही है। तो यही तो यहां बताया था, जो अप्लाइड फोर्स है उसी के बराबर रिस्टोरिंग फोर्स यहां आएगी, यहां भी आएगी। यही चीज मेरा बेटा हम टेंशन एंड स्ट्रिंग में भी पढ़ते हैं कि अगर आपके पास ऐसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये यहां पे मौजूद है और भाई साहब ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हुआ है, तो भाई साहब इसका वेट ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो भाई साहब आप इस पॉइंट पे टेंशन निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, हर जगह पे टेंशन का वैल्यू क्या आएगा, T आएगा, क्योंकि आपका स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग होता है, मासलेस होता है। अगर मासलेस ना होता तो कहानी चेंज हो जाती, लेकिन हमारे कोर्स में हमेशा कैसा होता है, मासलेस। तो इतनी बात फील करना, जैसे ही मैं इसको खींचूंगा तो जितनी मेरी अप्लाइड फोर्स होगी उसकी इक्विवेलेंट यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स, यहां पे कोई तीसरा होता, यहां पे कोई चौथा होता, यहां पे
हर जगह पे रीस्टोरिंग फोर्स कैसी आएगी, एक बराबर आएगी। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होती है लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स एक बराबर होती है। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर। ये कॉन्सेप्ट तो फील आ रहा है? और आसान करके समझ लो। मान लो ऐसे आपके पास एक बंदा है, इसने नीचे से एक बंदे को होल्ड किया हुआ है और यहां पे आपके पास कोई एक वेट मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये वेट कहां है, कर रहा है डाउनवर्ड, और मान लेते हैं ये बंदा जो है ना ये मासलेस है, इसका मास नहीं है। ये बंदा सिर्फ इस वेट को सपोर्ट कर रहा है, ये वाला बंदा भी सिर्फ इस वेट को सपोर्ट कर रहा है। अगर आपने इसको मान लिया कि ये मासलेस है तो इसके नीचे सिर्फ यही फोर्स नीचे लग रही है, सिर्फ इसको सपोर्ट करना है। तो हर पॉइंट पे आपके पास जो फोर्स आ रही है वो कैसी आ रही है, एक बराबर आ रही है। और ये बेस्ट एग्जांपल है इसको समझाने के लिए। डाउनवर्ड फोर्स लग रही है mg, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, K2x2 mg के बराबर है। यहां पे आप जाओगे तो डाउनवर्ड फोर्स अभी भी mg ही लग रही है। क्यों? क्योंकि इसका मास नहीं है। तो भाई साहब यही फोर्स लग रही है, उसको सपोर्ट कर रहा है। हर पॉइंट पे रीस्टोरिंग फोर्स आपकी कैसी हो रही है, एक बराबर आ रही हैगी। क्लियर हो गया? यानी कि मेरा बेटा वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैंने स्प्रिंग ड्रॉ किए हुए थे उसको आप जल्दी से एक नजर देख लो। मैंने कहा था आपके पास दो स्प्रिंग है, K1 और K2, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट है। आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के नतीजे में आपका डब्बा x आगे चला गया। मैंने कहा ये x1 आगे जाएगा और ये x2 आगे जाएगा, x1 और x2 मिलाकर x बनेगा। अगर ये भी x होता, ये भी x होता तो मिला के दिस वुड हैव बीन 2x। ऐसा नहीं है, तो ये x1 ये x2 मिला के कितना हो गया, x। फिर मैंने कहा जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ही यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स आएगी इस स्प्रिंग में, उतनी ही यहां पे आएगी इस स्प्रिंग में। क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्सेस डू नॉट चेंज। तो अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लिखता हूं तो पहले वाले के लिए बनेगा F इक्वल्स K1 इंटू x1, दूसरे वाले के लिए बनेगा F इक्वल्स K2 x2। अब एक और चीज सीख लो यहीं से, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स सेम है तो यहां से आप देखो आपको K और X का रिलेशन कैसा नजर आ रहा है, इनवर्स नजर आ रहा है। इसका मतलब जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है वो कम खींचेगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है वो ज्यादा खींचेगा। सही है? जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है वो कम खींचेगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है वो ज्यादा खींचेगा। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम था वो ज्यादा खींचा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा था वो कम खींचा, क्योंकि वो ज्यादा स्टिफ था। फोर्स एक बराबर लग रही थी। ठीक है, अच्छा क्लियर है? अब क्या करना है भाई, यहां से मेरा बेटा अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट। और यहां से अगर मैं x1 का वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगा आपके पास f अपॉन k1। और यहां से अगर x2 का वैल्यू निकालता हूं ये आ जाएगा मेरा बेटा f अपॉन k2। यहां लाके पुट कर लेंगे, x की जगह पे क्या आ जाएगा, f अपॉन k इक्विवेलेंट। यहां आ जाएगा f अपॉन k1 x1 की जगह पे, उसकी जगह पे आ जाएगा मेरा बेटा f अपॉन k2। अगर मैं सीधे हाथ से f को कॉमन ले लूं तो f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू f इंटू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। f से f मर गया, क्या आता है भाई, 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। दो स्प्रिंग थे, तीन होते तो 1 अपॉन k3। इसी को ना आप ऐसे भी करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू दिस विल बी k2 प्लस k1 अपॉन में आ जाएगा k1 इंटू k2। सही है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एलसीएम सेम करने के लिए और पलट देंगे तो ये बन जाएगा k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। सही हो गया भाई साहब? अब देखो हमारे पास यहां पे इसका हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अगर आपको बोला जाए यार इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो, इसका मास m है और यहाँ इसका मास भी m है। ठीक है, तो भाई इसकी इक्वेशन बनेगी t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट। ये बनेगी ना इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय, और ये दो स्प्रिंग है तो इनका स्प्रिंग आपने अभी इक्विवेलेंट कितना निकाला, k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। तो k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, ये पलटेगा तो ये कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट m इंटू k1 प्लस k2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका k1 इंटू k2। सही है भैया? यहां तक सब चीज नजर आ रही है अच्छे तरीके से? तो ये मेरा बेटा हमारे पास था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अब देखो मेरा बेटा अगला हमारे पास है कि अगर आप स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करो तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा और उसका टाइम पीरियड कैसे आएगा। एक चीज और सीरीज में जहन में रखने वाली की बात क्या थी, रीस्टोरिंग फोर्स हर स्प्रिंग पर एक बराबर आएगी जबकि डिस्प्लेसमेंट हर स्प्रिंग की अलग अलग होगी। यहां उल्टा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक जैसी होगी और रीस्टोरिंग फोर्स अलग अलग आएगी। अभी देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है भैया, मान लो ये मेरा बेटा हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है और ये कनेक्ट हुआ है। ठीक है, के इक्विवेलेंट। अच्छा, यहां पे भैया हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक ये रहा, एक ये रहा।
और मान लो मेरा बेटा ये डब्बा बिल्कुल सेम है जो यहाँ कनेक्ट हुआ है, आपको देखने में थोड़ा छोटा बड़ा लग सकता है, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल एक जैसा डब्बा है, इसका भी मास m है, इसका भी मास आपने क्या मान लिया, m है, ठीक है। आपने क्या किया मेरा बेटा, सोचो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट x कवर करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए। अच्छा, सीरीज में कनेक्शन की पहचान क्या है कि एक स्प्रिंग दूसरे से कनेक्ट हुआ होगा, ठीक है, ठीक है, एक मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा ना उसमें स्प्रिंग का स्प्रिंग से जुड़ा होना लाजमी है, सीरीज में स्प्रिंग का स्प्रिंग से जुड़ा होना लाजमी है। पैरेलल में सारे स्प्रिंग एक एंड पे सपोर्ट के साथ होंगे और एक एंड पे मास के साथ होंगे, आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। पैरेलल में एक पहचान तो यह है कि सारे स्प्रिंग एक एंड से सपोर्ट के साथ होंगे और एक एंड से मास के साथ होंगे। इसको लिख लेना, आगे चल के आप गलती करोगे जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो ये लिख लेना। सीरीज में क्या है, स्प्रिंग का स्प्रिंग के साथ, जैसे एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग के साथ कनेक्शन जरूरी है। जैसे अभी हमने करा था तो उसमें क्या था कि आपके पास ऐसे सीन था ना, ये स्प्रिंग था, ये देखो यहां पे दोनों स्प्रिंग आपस में कनेक्ट हुए हुए थे, ये वाला स्प्रिंग सपोर्ट के साथ था, ये वाला स्प्रिंग किसके साथ था, मास के साथ। इसमें क्या होगा, पैरेलल के अंदर हर स्प्रिंग सपोर्ट और मास दोनों के साथ होगा। देखो ये स्प्रिंग है, यहां से कनेक्ट हुआ हुआ है ये सपोर्ट के साथ, यहां से कनेक्ट हुआ है मास के साथ। ये स्प्रिंग है, यहां पे सपोर्ट है और यहां पे क्या है, मास है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसके और भी तरीके होते हैं बनाने के पैरेलल कॉम्बिनेशन के, इसी को मेरे बच्चे हम एक और तरह से भी बनाते हैं और वो एक और तरीका ये होता है। और इसका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है एक, जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया भी था। देखो ये, अब बच्चे को लगता है कि मेरा बेटा ये जो है ना ये आपके पास सीरीज है, सीरीज नहीं है ये। क्यों सीरीज नहीं है, देखो सीरीज के अंदर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होती है जबकि फोर्स सेम होती है। इसमें क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट सेम है जबकि फोर्स अलग अलग है। यहां देखो डिस्प्लेसमेंट सेम है, खुद सोचो अगर ये x इधर जाएगा, सोचना अभी इस पे बात भी करेंगे, अगर ये डब्बा x आगे जाएगा तो ये स्प्रिंग x कंप्रेस हो जाएगा और ये स्प्रिंग x इलोंगेट हो जाएगा या स्ट्रेच हो जाएगा। वरना दूसरी पहचान क्या बताई, देखो इस स्प्रिंग को देखो, एक एंड पे सपोर्ट के साथ है, एक एंड पे मास के साथ है। इसको देखो, एक एंड पे मास के साथ है, एक एंड पे सपोर्ट के साथ है। तीसरी चीज देख लो, क्या ये दोनों स्प्रिंग आपस में कहीं कनेक्ट हुए हुए नजर आ रहे हैं, हाँ सर ये आ रहे, ओ भाई नहीं आ रहे ये आपस में, ये बीच में क्या लगा हुआ है, मास लगा हुआ है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही हैगा। ध्यान में रखिएगा, बच्चा इसमें गलती करता है, अक्सर गलती करता है। चलो अब देख लो इसको, देखो भैया मैंने इस डब्बे पे फोर्स लगाई, ये आगे चला गया, x डिस्प्लेसमेंट, भैया ये x आगे जाएगा तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है ये भी x आगे जाएगा। क्यों, अरे भाई ये भी तो साथ खींचेगा, दोनों साथ लगे हुए तो साथ ही आगे जाएंगे। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका K2 है ये भी x आगे जाएगा। लेकिन अब की बार जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कैसी हो जाएगी मेरा बेटा, अलग अलग हो जाएगी। इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आई F1, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स आई F2। पूछो क्यों अलग अलग होगी, सर एक सवाल आता है ना, सर पहले सेम थी तो आपने वजह बता दी सेम क्यों थी, अब सर यहां पे अलग अलग क्यों होगी, सोच के देखो। देखो मेरा बेटा आपके पास जो हुक्स लॉ है दैट इज F इक्वल्स KX। मैंने कहा कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आनी है वो एक बराबर है, क्योंकि आपने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में लगाया हुआ है जब आप इसको खींचोगे तो लामुहाला मजबूरी में इन दोनों को एक ही जितना खींचना पड़ेगा। तो अगर x कांस्टेंट है तो मेरा बेटा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K हो गया। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, जो ज्यादा स्टिफ है, रिजिड है, उसे खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। हाँ भाई समझ आ रही है, देखो समझो एक और मिसाल से समझते हैं। मान लो ये मेरा बेटा जो एक स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू है, सोचना 100 न्यूटन पर मीटर। K2 का वैल्यू है मेरा बेटा, समझना 20 न्यूटन पर मीटर। कितना है, 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। मैंने क्या करा, सोचो 1 मीटर खींचना है, मैंने इसको 1 मीटर खींचना है। x की वैल्यू कितनी करनी है मैंने मेरा बेटा, 1 मीटर। तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगानी होगी। सोचो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, सोच के देखो। जब मैंने इसे 1 मीटर खींचना है तो भाई इस वाले स्प्रिंग ने भी 1 मीटर खींचना है, इसने भी खींचना है। यहां से देखो K1 को 1 मीटर खींचने के लिए फोर्स कितनी चाहिए, 100। इसको 1 मीटर खींचने के लिए फोर्स कितनी चाहिए, 20। तो इसका मतलब मुझे यहां पर 120 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके ये दोनों 1-1 मीटर खींचेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर मैं फोर्स 120 न्यूटन ना लगाऊं, अगर मैं फोर्स मिसाल के तौर पे लगाता हूं 60 न्यूटन, 60 न्यूटन लगाने पे क्या होगा, ये भी आधा मीटर खींचेगा, ये भी आधा मीटर खींच जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया
20 न्यूटन पे ये 1 मीटर खींच रहा था तो 10 न्यूटन पे ये आधा मीटर खींचेगा, और ये 100 न्यूटन पे 1 मीटर था तो ये 50 न्यूटन पे आधा मीटर खींचेगा। तो बेसिकली होता क्या है, आप इसको देखो, ये दोनों को चूंकि आपने एक जितना एक्सटेंड करना है तो यहां पे आपका ये जो है एक्स का वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट है, वो एक जैसा हो गया, तो इसको हटाएंगे इक्वल टू और कांस्टेंट को, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है मेरा बेटा, के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है वहां पे फोर्स ज्यादा लग रही है, तो वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स भी कैसी आ रही होगी, ज्यादा। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पे सेम चीज है, अगर मेरा बेटा मैं इसको भी खींचता हूं, जैसे मैंने यहां पे फोर्स अप्लाई करी और इसको खींचा, एक्स डिस्प्लेसमेंट दी और यहां पे रीस्टोरिंग फोर्सेस F1 F2 आई, तो भाई साहब इसे भी खींचूंगा, जब इसको भी खींचूंगा तो मेरा बेटा यहां पे भी एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगी आपके पास F के बराबर। आपके पास जो F होगा वो मेरा बेटा यहां पे F1 प्लस F2 के बराबर होगा। सोच के देखो ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पे आपने फोर्स F लगाई होगी इसे डिस्प्लेस करने के लिए। सोच के देखो भैया, हमारे पास जो हमारा हुक्स लॉ था, वो हुक्स लॉ क्या कहता था कि जितनी डिस्प्लेसमेंट होती है उसके प्रोपोर्शन में आपको फोर्स लगानी पड़ती है। हमें ये बात पता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे बच्चे क्या, X। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी फोर्स उतनी ज्यादा होगी, तो मैंने इसको X डिस्प्लेस किया तो मैंने इस पे फोर्स कितनी लगाई, F लगाई, समझना। इसको भी X डिस्प्लेस किया तो इस पे फोर्स कितनी अप्लाई करी, F अप्लाई करी। अब इसमें जितनी अप्लाइड फोर्स थी उसी के बराबर यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स आ गई F। तो मेरा बेटा मैंने इसको खींचने के लिए जितनी फोर्स F लगाई होगी इसमें भी रीस्टोरिंग फोर्स उतनी आई होगी। अब मसला यह है यहां पे दो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो सारी की सारी रीस्टोरिंग फोर्स एक में नहीं आई, कुछ इसमें आई कुछ इसमें आई, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट के प्रोपोर्शन में। अरे भैया सोचो, देखो ये पैरेलल में स्प्रिंग लगे हुए, मैंने इसको आगे घसीटने के लिए फोर्स लगाई F, तो इसी के लिहाज से इसके अंदर फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स आ रही होगी। अगर मैंने फोर्स F लगाई है, जितनी अप्लाइड फोर्स होती है उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स आती है। अप्लाइड फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स आर इक्वल। क्यों सर, ऐसा क्यों है? अरे भैया अप्लाइड फोर्स क्या कर रही है, बॉडी को मीन से उठाकर एक्सट्रीम पे लेके जा रही है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रही है, एक्सट्रीम से मीन पे ला रही है। तो भैया जितनी फोर्स मीन से एक्सट्रीम पे ले जाने के लिए चाहिए, वापस लाने के लिए भी उतनी ही फोर्स चाहिए। तो जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी आगे ले जाने के लिए, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगी वो भी F होगी। तो मैंने कहा जो F आ रही है वो टूट कर आ रही है, तो F विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। ये अप्लाइड फोर्स बराबर है इन दोनों के सम के जो रीस्टोरिंग फोर्स आ रही है। समझ आ गई? सर आपने ये सम कैसे किया? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया कॉन्सेप्ट का फील आया? देखो फिर सुन लो, मैंने इस डब्बे को आगे लेकर गया, अप्लाइड फोर्स F लगाई, इतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेकर आएगी, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स यहां पे टूट टूट कर आ रही है। F1 यहां आ गई, F2 यहां आ गई। अगर मान लो 4 स्प्रिंग होते हैं और मैं इसको आगे ले जाने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स लगाता, तो कुछ फोर्स पहले में आती, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, कुछ चौथे में, इन सबको जोड़ते तो मिला के 100 न्यूटन ही बनना था, क्योंकि 100 न्यूटन इस डब्बे को वापस लेकर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आ गई। हाँ, ये सारी बराबर नहीं होंगी, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है उससे उतना खींचने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए होगी, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है उसे उतना खींचने के लिए फोर्स कम चाहिए होगी। ऑब्वियस है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे वैल्यूज प्लेस करता हूं, यहां की मैं अगर लिखता हूं इक्वेशन, तो F1 बन जाएगा मेरा बेटा K1 इंटू एक्स, F1 विल बी इक्वल टू K1 इंटू एक्स, ठीक है। F2 क्या बन जाएगा, F2 बन जाएगा मेरा बेटा K2 इंटू एक्स, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा, दिस विल बी F विल बी इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। सर यहां पे ये F और ये F सेम कैसे हो गया? अरे भैया इसको अगर मैं 1 मीटर आगे लेकर गया तो इसको भी कितना लेकर गया था, 1 ही मीटर आगे लेकर गया था, तो जितना फोर्स इसे वापस लेकर आएगा उतना ही फोर्स इसे भी वापस लेकर आएगा, तो ऐसे इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। यहां पे लाके वैल्यूज पुट कर देंगे, तो F की जगह पे आ जाएगा मेरा बेटा K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास मेरे बच्चे K1 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू एक्स। सही है भैया, यहां से x कॉमन कर लेंगे, तो K इक्विवेलेंट इंटू एक्स विल बी इक्वल टू x इंटू K1 प्लस K2। x से x मर गया, क्या आता है, K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2। यानी कि मेरा बेटा अगर आपके पास कभी भी स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए तो उनका इक्विवेलेंट आप सीधा सीधा उनको जमा करके निकालोगे। आप यहां पे नोट कर लोगे, कैसे निकालोगे, सीधा जोड़ के निकालोगे। यानी अगर एक स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, एक का K2, आपने इन सबको सीधा सीधा ऐड कर दिया तो आपको मिल जाएगा आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर मैं यहां पे इसके टाइम पीरियड की इक्वेशन लिखता हूं तो ये बन जाएगी 2 पाई अंडर रूट में आ जाएगा मेरे बच्चे m डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट, क्योंकि यहां पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो एक ही है, और यहां पे मेरे भाई इसकी क्या बनेगी, T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय, दो लगे हुए पैरेलल में, और पैरेलल में आप सीधा सीधा क्या करते हो, ऐड कर देते हो, तो आंसर आ जाएगा K1 प्लस K2। क्लियर हो गया?
दूसरी बात आप यहां पे नोट करोगे कि आपके पास सीरीज की पहचान क्या है कि स्प्रिंग आपस में जरूर कनेक्ट हुआ होता है। पैरेलल की पहचान क्या है, एक एंड हर स्प्रिंग का एक एंड सपोर्ट के साथ और एक एंड मास के साथ होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वैसे ही बिहेव करता है जैसे मेरा बेटा आपका रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन करता है। ठीक हो गया? चलो अब जल्दी से दो छोटे छोटे मुन्ने से सवाल करते हैं, फिर कुछ अच्छे सवालों की तरफ चलते हैं जो हमारे इसी कॉन्सेप्ट से निकल कर आएंगे। सीरीज के अंदर फोर्स हर स्प्रिंग के अगेंस्ट सेम रहती है और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके आती है। पैरेलल में उल्टा है, फोर्स तकसीम हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट हर एक की कैसी हो रही होती है, सेम हो रही होती है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, मान लो भैया आपके पास एक ये है स्प्रिंग, एक ये स्प्रिंग है मेरा बेटा, यहां पे एक मास के साथ कनेक्ट हुए हुए, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 6K, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 12K। इसकी टाइम पीरियड की इक्वेशन लिख दो जल्दी से। सिमिलरली मेरा बेटा एक आपके पास सिंपल सा एक स्प्रिंग ये रहा, एक स्प्रिंग ये रहा, ये मेरा बेटा 6K, ये मेरा बेटा 12K। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार दोनों सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने टाइम पीरियड की इक्वेशन लिखना सिखाया है वैसे ही आपने सिंपल सी टाइम पीरियड की इक्वेशन जल्दी से मेंशन कर देनी है। देखो भैया इसके अंदर ये दोनों आपको नजर आ रहा है पैरेलल में, क्यों सर? अरे भैया इस 6K वाले स्प्रिंग का देखो, एक एंड सपोर्ट पर एक एंड मास पर, 12K वाले का एक एंड सपोर्ट पर एक एंड मास पर। अच्छा, पैरेलल को पहचानने का ना एक तरीका और होता है जो बाज बुजुर्गाने फिजिक्स डिफाइन करते हैं, वो ये है, देखो अगर मैं मास को आगे लेके जाऊंगा तो मास भैया ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ये दोनों स्प्रिंग मिलकर ऑसिलेट करा रहे हैं। अगर मैं एक स्प्रिंग को काट दूं, सोचो अगर मैं एक स्प्रिंग को काट दूं, क्या ये तब भी ऑसिलेट करता रहेगा? यस सर, क्योंकि ये वाला तो बचेगा ना। अरे भैया अगर मैं 12K वाला काट दूं तब भी ऑसिलेट तो करता रहेगा। हाँ, वैसी ऑसिलेशन नहीं होगी जैसे पहले हो रही थी, लेकिन ऑसिलेट तो करेगा। तो पैरेलल में पहचान क्या होती है, आप एक स्प्रिंग काट के देख लो, अगर ऑसिलेशन हो रही है इसका मतलब पैरेलल में। सीरीज में ऐसा नहीं होगा। देखो इसको आगे ले गया, छोड़ दिया, ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैं ये स्प्रिंग काट दूं तो सपोर्ट वाला एंड उड़ गया, अब कैसे ऑसिलेट करेगा? अगर मैं 12K वाला काट दूं तो मास वाला एंड उड़ गया, कैसे ऑसिलेट करेगा? सीरीज में एक स्प्रिंग को उड़ाने से ऑसिलेशन सबकी खत्म, पैरेलल में एक को उड़ा दो ऑसिलेशन तब भी जारी रहेगी। सोच के देखो, करंट में भी तो ऐसे ही होता था। सीरीज में करंट सेम रहता है और एक रास्ता होता है, रास्ता बंद हो गया, ओपन सर्किट हो गया तो करंट विल नॉट फ्लो। पैरेलल में मल्टीपल रास्ते होते हैं, एक रास्ता बंद तो करंट विल फ्लो फ्रॉम द अदर पाथ्स। तो वही चीज है यहां पे भी। ठीक है, चलो अब देख लो आगे। ये कैसे है भाई? पैरेलल है, इसका K इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा? दोनों को स्ट्रेट ऐड कर देंगे तो 6K प्लस 12K विल कम आउट टू बी 18K। तो टाइम पीरियड की इक्वेशन 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट यानी कि 18K। सही। इसके अंदर दोनों कैसे हैं? सीरीज में क्या करते हैं भाई? K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। सर आपने तो बताया था 1/K इक्विवेलेंट 1/K1 प्लस 1/K2 के बराबर होता है। अरे भैया उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बना लिया। क्या बनता है? 6K मल्टीप्लाई बाय 12K अपॉन में दोनों ऐड हो रहे हैं तो 6K प्लस 12K कितना हो जाएगा? 18K। K से K मर गया, 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा। क्या आंसर आया भाई लोग? 4K आंसर आया। ये बन जाएगा इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय 4K। ये हो गया जरा, ठीक हो गया। सिंपल क्वेश्चन थे, कॉपी कर लें, आगे चलते हैं। पहला सवाल मेरा बेटा आपके सामने है, आगा खान 2019 से आया हुआ है। आपको बोलता है इस सिस्टम का आपने क्या करना है? टाइम पीरियड मालूम करना है। आसान सा क्वेश्चन है। देखो भैया ये मास है, इसको अगर मैं ऐसे खींचूंगा, यकीनन इसके नीचे ऐसे बेस भी होगा, हवा में लटकेगा तो ऐसे नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। मास को खींचूंगा तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। आपने बताना है इसका टाइम पीरियड। तो भैया टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो K इक्विवेलेंट निकालना है। तो भाई साहब ये दोनों देखो आपको पैरेलल में लगे नजर आ रहे हैं। क्यों सर? अरे भैया देखो, एक एंड सपोर्ट के साथ और ये एक एंड आपस में मिला हुआ है। तो आपने तो कहा था मास के साथ है। अरे भैया मास के साथ इसके आगे लगा हुआ है ना, तो ये दो पैरेलल में हो गए और ये सीरीज में हो गए। समझ आ गई? अरे भैया अगर ये ना होता तो डायरेक्ट मास के साथ लगे हुए हैं, चेक करो, डायरेक्ट मास के साथ आ गए। ठीक है, मास नहीं है तो अब स्प्रिंग आ गया। देखो एक एंड
यहाँ गया। क्लियर हो गया। इन दोनों को आपने कैसे करना है आपस में पैरेलल में। ऐसे भी समझ सकते हो पैरेलल वाले केस के अंदर कि भैया आपके पास ना स्प्रिंग के जो दोनों साइड होंगी ना ये आपस में मिली हुई होंगी। ये सब चीजें प्रैक्टिस के साथ साथ आपको भी आती जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं बिल्कुल वैसे ये भी पहचाने जाते हैं रेजिस्टर्स की तरह पैरेलल में। बस फर्क ये है रेजिस्टर्स का पैरेलल इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे सीरीज में लगता है और रेजिस्टर्स का सीरीज इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पैरेलल में लगता है। तो भैया k और 2k को मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो इसका पैरेलल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, k + 2k विल बी इक्वल टू 3k। यानी कि अगर आप इन दोनों को हटाते हो तो मेरा बेटा एक रेजिस्टर या एक स्प्रिंग आप कनेक्ट करोगे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है 3k, जो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि दोनों पैरेलल में आपस में कर रहे हैं। अब यहां पे मेरा बेटा साथ में कौन कनेक्ट हुआ हुआ है, एक 6k वाला कनेक्ट हुआ हुआ है और इसके आगे क्या लगा हुआ है, मास लगा हुआ है। अब ये दोनों कैसे नजर आ रहे हैं, सीरीज में नजर आ रहे हैं। तो भाई साहब सीरीज में क्या होता है, k1 मल्टीप्लाई बाय k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। वही है 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस k2 जो कि सीरीज में होता है। एक k से एक के मर गया, 3 1 जा 3 3 जा, तो जनाब 3 1 जा और 3 2 जा। क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर 2k आ रहा है, k इक्विवेलेंट। तो जनाब टाइम पीरियड का इक्वेशन आता है 2π√m डिवाइडेड बाय 2k। क्लियर हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा अगला सवाल आपको अपने सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। कहता है 5 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर यूज इन द 3 कॉन्फ़िगरेशंस एज शोन इन द फिगर। आइडेंटिकल स्प्रिंग है, मान लो हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k के बराबर है। ठीक है, ये मेरा बेटा आपके पास पहली जो कॉन्फ़िगरेशन है मास m है और ये मेरा बेटा आपके पास एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, इसमें भी मास m कनेक्ट हुआ हुआ है और ये मेरा बेटा हमारे पास हमारी तीसरी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, इसके अंदर भी साथ में मास वही कनेक्ट हुआ हुआ है m। आपको कहता है कि आपने इन तीनों के टाइम पीरियड्स का रेशियो बताना है, a b c तीनों के टाइम पीरियड का रेशियो आपने बताना है। आगे आपको मेरा बेटा 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। मेरी मानो तो आप यहां पे वीडियो को पॉज करो तसल्ली के साथ और एक बार सवाल को अटेम्प्ट कर लो। मैं 3 तक गिन रहा हूं फिर सवाल करा रहा हूं, 1 2 हो गया। चलो देखो भैया ये तो सबसे आसान वाला है। तो भाई साहब क्या आ जाएगा, t = 2π√m डिवाइडेड बाय k, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट k था। ये दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं भाईजान, सीरीज में लगे हुए हैं। कैसे पहचाना भाई, ये स्प्रिंग एक एंड पे सपोर्ट के साथ है, एक एंड पे स्प्रिंग के साथ है। ये एक एंड पे स्प्रिंग के साथ है, एक एंड पे मास के साथ है, एक ही रास्ता नजर आ रहा है। ठीक है, तो भाई साहब स्प्रिंग के जो फॉर्मूला क्या होता है, 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2 या k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू k1 यानी कि k मल्टीप्लाई बाय k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, तो 2k हो जाएगा। k से k मर गया, आंसर आता है k/2। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं भाई, t = 2π√m डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, k/2, तो पलट देंगे तो 2 पर आ जाएगा। समझ आती है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ना भैया k/2 था 2 पर आ गया, 2π√m/k मल्टीप्लीकेशन में आ गया √2। लिख सकते हैं ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 को रूट से बाहर निकाल दिया। ये पूरी चीज आप नोट करो, ये टाइम पीरियड ऑफ ए था, ये टाइम पीरियड ऑफ बी आ रहा है। ये पूरी चीज आपके पास टाइम पीरियड ऑफ ए के बराबर है, चेक करो। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय 2a। सही हो गया, इसको देख लो, ये भी k है भाईजान, ये भी क्या है, k है। आपस में कैसे नजर आ रहे हैं, पैरेलल में। तो इसको अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा तो k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2k, पैरेलल में ऐड कर देते हैं भैया, एक एंड सपोर्ट के साथ, एक एंड मास के साथ, सपोर्ट के साथ, एक एंड मास के साथ। क्लियर हो गया, पैरेलल की पहचान। ठीक है, अच्छा अब यहां पे अगर मैं टाइम पीरियड लिखता हूं, टाइम पीरियड ऑफ c बराबर हो जाएगा 2π√m डिवाइडेड बाय, क्योंकि मास तो वही m है, सवाल में गिवन है। k इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2k आ रहा है। इस 2 को अगर मैं रूट से बाहर निकाल लूं तो दिस विल बी 1/√2। ये हो जाएगा मेरा बेटा 2π√m डिवाइडेड बाय k। 2 को रूट से बाहर ले गया। ये पूरी चीज अगेन मेरा बेटा आपके पास टाइम पीरियड ऑफ a के बराबर आ रही है। तो क्या बन जाएगा, ये tc विल बी इक्वल टू ta डिवाइडेड बाय √2। देखो भैया मैंने सबकी वैल्यूज निकाल ली इन टर्म्स ऑफ ta। अब यहां पे लाके वैल्यू रखते हैं। TA का टाइम पीरियड तो भाई TA ही आया है, TA ही आया ना 2π√m/k। TB का टाइम पीरियड क्या है, TB का टाइम पीरियड आपके पास आया है √2 इंटू TA। TC का टाइम पीरियड क्या है, TA डिवाइडेड बाय √2। तो TA से TA मर जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, 1:√2:1/√2। सही है भैया, ऐसा कोई ऑप्शन क्या है या नहीं है, देख लो भाई साहब, ऐसा कोई ऑप्शन था 1/√2 तो भाई ऐसा ऑप्शन आपका ए मौजूद है। तो यही मेरा बेटा आपके पास इसका सही आंसर है। क्लियर है। अच्छा यहां पे ना एक चीज और नोट कर लेना, यहां पे एक चीज और नोट कर लेना कि जनाबे वाला आपके पास ना
ये वाला टॉपिक अमूमी तौर पे ना पढ़ने पढ़ाने का रुझान था नहीं ई कैट एमडी कैट के अंदर, हालांकि ये टॉपिक आपकी किताब के अंदर है। अब देखो आपके सामने आपको स्निपेट नजर आ रहे हैं, ये एमसीक्यू पढ़ो, ये आप ही के टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज हैं, तो इससे पता चलता है ये टॉपिक आपके कोर्स का पार्ट रहा। लेकिन जब ये सवाल आना शुरू हुए ना, तब से जो है ना, उसके बाद से मेरा बेटा इस टॉपिक को पढ़ा या पढ़ाया जाने लगा हैगा। ठीक है, अगला सवाल एक और वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहता है कंसीडर टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड नेग्लिजिबल मास कंपेयर टू द मास एम एज शोन। मतलब वही बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग का मास ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल मास है। फिगर 1 शोज वन ऑफ देम एंड फिगर 2 शोज देयर सीरीज कॉम्बिनेशन। आपका एग्जामिनर कितना मासूम है कि उसने लिख के भी दे दिया कि पहली फिगर में सिंपल है और दूसरी फिगर में वो क्या हुआ भाई, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन है। इससे ज़्यादा मासूमियत, इस मासूमियत पे कौन ना मर जाए। ठीक है, दूसरे केस में क्या है भाई, इसी का सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये आ गया। ठीक है मेरा बेटा, आगे कहता है द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द एसएचएम इज टीबी बाई टी ए। इसका कहता है टाइम पीरियड टी ए है, इसका कहता है टाइम पीरियड टीबी है। आपको कहता है जो टाइम पीरियड टीबी बाई टी ए है वो कहता है मेरा बेटा किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स के बराबर है। और x का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है और कह रहा है इसको राउंड ऑफ कर दो नियरेस्ट इंटीजर पे। ऑप्शन ए 1 दिया हुआ है, ऑप्शन बी 2 दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपको 3 दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपको 4 दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ। मास सब में यम मास दिया हुआ है m। ठीक है, चलो स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में कुछ बात की नहीं की तो भाई के ले लेना। ठीक है, चलो जल्दी से मेरा बेटा वीडियो को पॉज करेंगे और सवाल को अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से। चलो सही है भैया, मैं गिन ले रहा हूं यहां पे 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 2.5 पौने 3। अबे कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, हो गया। चलो देखो भैया, अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करता हूं, टाइम पीरियड की, तो भैया टी ए विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के। एम वही है कैपिटल एम वाला। अगर इसकी बात करता हूं तो भाईजान नजर आ रहा है दोनों कैसे हैं, सीरीज में, और आपके एग्जामिनर ने मोहब्बत से खुद ही लिख के दे दिया कि सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, के इक्विवेलेंट कैसे आता है, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो भाई साहब उससे जब आप के इक्विवेलेंट निकालोगे अपना तो आपके पास K/2 आ रहा होगा। अभी करा भी था, दोबारा आप करके देख लेना, K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम, क्योंकि मास तो वही है, मास तो चेंज नहीं हो गया, ये हो गया आपका K/2। इसको पलट देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये बनता है आपका 2 पाई अंडर रूट में आ जाएगा 2m अपॉन में आ गया K। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ तो ये हो गया अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, ये होता है मेरा बेटा 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के, यही बन जाएगा। अरे भैया 2 बाहर आ गया। ये जो पूरी की पूरी चीज़ है आप नोट करो, क्या ये यही लिखी हुई नजर आ रही है? ये हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ बी निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल। तो टी बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो गया मेरा बेटा, टी ए के बराबर हो गया। देखो ना सही, टी ए को यहाँ ले आओ तो टी बी डिवाइडेड बाय टी ए कितना आ रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है। यहाँ कह रहा था ये किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स के बराबर है। तो भाई साहब एक्स का वैल्यू आपके पास क्या उठ के आ रहा है, एक्स का वैल्यू आपका उठ के आ रहा है 2। सिंपल क्वेश्चन था, करा दिया तो सिंपल हो गया, वरना मुश्किल था। ठीक है, चलो कॉपी कर लें जल्दी से, अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, अगला हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके सामने आपको नजर आ रहा है, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जिस साल ये सवाल आया 90% बच्चों ने उसको गलत किया था, पहली बार देखा था इस तरह की चीज। सवाल पढ़ो, कहता है इन फिगर ए आपको कहता है मास 2m इज फिक्स्ड ऑन मास m। ये आपकी फिगर ए है, इसमें आपने क्या किया हुआ है, एक मास 2m को आपने फिक्स किया हुआ है मास m के ऊपर, यानी कि कुल मिला के ये मास 3m है, सही है। विच इज अटैच टू 2 स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है। कहता है इन फिगर बी, ये फिगर बी है भैया, कहता है आपके पास मास m इज अटैच टू 2 स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड 2k, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k, एक का 2k। कहता है मास m इन a एंड इन b आर डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x हॉरिजॉन्टली। देखो भैया, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करता हूं तो अल्टीमेटली जाहिर है इसको यहां पे करके छोड़ दूंगा तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, इसको भी यहां पे करके छोड़ दूंगा तो ये भी वाइब्रेट करेगा। कहता है कि इनका जो टाइम पीरियड है ना, इसका टाइम पीरियड t1 कहा हुआ है और इसका टाइम पीरियड मेरा बेटा आपको कहा हुआ है t2। t1 a का हो गया, ठीक है, t1 एंड t2 करस्पॉन्डिंग a एंड b रिस्पेक्टिवली। आपको t1 और t2 का रेशो निकालना है कि t1 और t2 का रेशो क्या है। एक बात, सबसे पहले तो मेरा बेटा ये तय करो कि ये स्प्रिंग है या ये सीरीज है या ये पैरेलल है। देखो भैया, आपको देखने में लग रहा है, शैतान बहकाएगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, जबकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, ये पैरेलल है। वजह, सीरीज में 2 स्प्रिंग आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये तो नहीं है ऐसा। ठीक है, ये
दो स्प्रिंग डायरेक्ट आपस में नहीं जुड़े हुए यहां पे, क्लियर है। पैरेलल के अंदर मैंने मल्टीपल पहचाने बताई हैं। एक तो ये बताया था एक एंड आपके पास सपोर्ट पर होगा और एक एंड मास पर होगा, देखो ऐसा ही है। दूसरा मैंने आपको क्या पहचान बताई, जो एक्चुअल पहचान है ना बाय डेफिनेशन, वो क्या है, पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, फोर्स अलग अलग होती है। सीरीज में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होती है, फोर्स हर पॉइंट पे एक जैसी होती है। देखो इसी चीज को अगर मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, देखो ये मान लो मेरा बेटा आपके पास एक स्प्रिंग, यहां पे एक मास लगा हुआ है और ये आपके पास मान लो ऐसे दूसरा स्प्रिंग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर भैया इसको मैं फोर्स F लगाकर इसको X अमाउंट में इधर डिस्प्लेस कर दूं, सोच के देखो, यहां डिस्प्लेस कर दिया, तो भैया जितना ये वाला स्प्रिंग दबेगा या कंप्रेस होगा उतना ये वाला स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा। बोल भाई हाँ या ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी आ रही है, एक बराबर आ रही है, और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इस वाले स्प्रिंग की भी इस डायरेक्शन में आएगी और इस वाले स्प्रिंग की भी इधर आएगी। क्यों, ये वाला स्प्रिंग सोचो दबा हुआ होगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला स्प्रिंग खिंचा हुआ होगा, ये भी इस पे इधर फोर्स लगाएगा मीन पॉइंट पर लाने के लिए। जब ये इधर आ जाएगा तो ये वाला स्प्रिंग दब जाएगा, वो खिंच जाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, वो भी उधर फोर्स लगाएगा। तो टोटल फोर्स F1 प्लस F2 से ही आ रही है। अभी भी क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है, सही है, ध्यान में रख लेना। अब आ जाओ इधर, इसका अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो ये जनाब पैरेलल के अंदर है, तो इसका जो K इक्विवेलेंट है ना मेरा बेटा, वो आ जाएगा K प्लस K, कितना हो जाएगा 2K। इसका K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे बेटे, इसका K इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास 3K के बराबर। क्लियर है, क्योंकि भाई ये पैरेलल में है ना इसके साथ। भाई पैरेलल की पहचान क्या है, डिस्प्लेसमेंट सेम, तो उसको जितना यहां करूंगा उतना ये भी खिंच जाएगा, वो दब जाएगा, तो x और x यहां पे सेम आ रहा होगा। क्लियर है, अच्छा तो ये बन जाएगा मेरा बेटा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। कितना मास ऑसिलेट कर रहा है, टोटल 3m मास ऑसिलेट कर रहा है, अपॉन K इक्विवेलेंट कितना आया 2K। इसका निकाल ले भाई, T2 विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। मास कितना है इसका, m मास है इसका m, और k कितना है इसका, दोनों को ऐड कर देंगे भैया, तो ये हो गया आपके पास 3K। क्लियर है, समझ आता है, गुड है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं करता, अगर मैं इन दोनों को डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूं तो T1 डिवाइडेड बाई T2 ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट 3m अपॉन 2K होल डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा 2 पाई m अपॉन 3K। 2 पाई से 2 पाई मर गया, इस साइड को पलट देते हैं, ये हो जाएगा 3m अपॉन 2K, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, जब ये साइड पलट जाएगी तो 3K अपॉन m, यही है ना भैया, पलट जाएगा तो 3K अपॉन m। K से K मर गया, m से m मर गया, 2 बार 3 लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो भाई साहब एक को बाहर निकाल ले, तो 3 × 9 होता है, 9 का रूट 3 हो जाएगा, अपॉन में आ गया अंडर रूट 2। T1 अपॉन T2 मेरा बेटा आ रहा है आपके पास 3 अपॉन अंडर रूट 2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है 3 अपॉन अंडर रूट 2? देखो भैया ऐसा ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर 1 पर ही मौजूद है, तो आप इसको नोट कर लेना। क्लियर है, अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल आपको मैंने होमवर्क में भी दिया है, होमवर्क आपको मिल जाएगा नोट से, जो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, उसको भी आप सॉल्व कर सकते होगे। तो देख रहे हो क्वेश्चन आपका, ठीक है, बस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ना पहचान के देख लेना। अच्छा, अब कई सारे बच्चों को जो स्टार्ट में एक सवाल कराया था ना, वहां पे मसला आता है कि सर ये तो आपने कहा था कि भाई ये उसके अंदर है, ये तो आपने कहा था ये पैरेलल के अंदर है, जबकि ये देखें आपने कहा एक एंड सपोर्ट पे साथ, एक एंड मास के साथ, यहाँ तो मास है ही नहीं। मैंने एक और पहचान भी तो बताई थी कि भाई किसी एक स्प्रिंग को काट के देख ले क्या ऑसिलेशन होती रहेगी या नहीं। देखो अगर मैं इस मास को आगे ले जाके छोड़ दूं, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, अगर मैं इस भाई को काट देता हूं तब भी ऑसिलेट करेगा, ये एंड सपोर्ट के साथ है और मास के साथ अभी भी इसका जो कह लो कि रिश्ता है वो जुड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो पैरेलल की ये सारी पहचानें, एक एंड सपोर्ट एक एंड मास, एक स्प्रिंग को उड़ा दिया तब भी ऑसिलेशन हो रही है। क्लियर है, यह सबसे आसान पहचान क्या है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक बराबर, तो भैया जब ये आगे जाएगा तो जितना ऊपर वाला खींचेगा उतना नीचे वाला खींचेगा, ये सबसे अच्छी पहचान है पैरेलल को पहचानने की। क्लियर हो गया, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब यहां पे मेरा बेटा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग ऑफ स्प्रिंग। देखो इससे भी रिलेटेड माजी में कई दफा क्वेश्चन आया है। मान लो एक स्प्रिंग मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहां पे, ठीक है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसकी जो लेंथ है ना मेरे बच्चे वो क्या है, L है। आपने इसको 2 बराबर के पार्ट्स में काट दिया, यानी कि मेरा बेटा आपके पास एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, 2 बराबर पार्ट्स में अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से कट करता हूं तो इसकी लेंथ हो जाएगी L/2 और इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी भाई साहब, L/2, ऐसे ही है।
अब देखो हमें बताया जाता है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है, और साथ साथ हम ये रिलेशन पढ़ते हैं कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। अब यहां समझना, जरा समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका भी माजी में एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। होता क्या है, आपके स्प्रिंग की लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी उस स्प्रिंग की रिजिडिटी उतनी कम होती जाएगी। सोच के देखो, एक स्प्रिंग छोटा है, उसको ऐसे खड़ा करोगे बिल्कुल स्टिफ खड़ा रहेगा, लेकिन एक स्प्रिंग बहुत लंबा है, उसको खड़ा करोगे वो आगे से ऐसे जा रहा होगा डें करके, या आगे से ऐसे जा रहा होगा ड्यू ड्यू करके। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जितना आपके पास लेंथ बढ़ती जाएगी उतना आपके पास स्टिफनेस कम होती जाएगी। तो ये एक रिलेशन है, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो भैया अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा K इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अगर मैं L को वहां फेंक देता हूं तो ये बनता है K इंटू L इज इक्वल टू कांस्टेंट, ज़हन में रखिएगा, यानी कि किसी भी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है और उसकी लेंथ है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर आप स्प्रिंग की लेंथ बढ़ाते जाओगे तो स्टिफनेस K कम होता जाएगा, लेंथ कम करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली उसकी स्टिफनेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब अमूमी तौर पे बहुत माजरत, बच्चों में ये बात मशहूर होती है, पढ़ाने वाले पढ़ाते भी हैं कि अगर आप इसको 3 पार्ट्स में कट करोगे, सुनना गौर से, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे। सोचो एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको मैंने 3 बराबर के पार्ट्स में कट कर दिया, तो हर पार्ट का जो कांस्टेंट है वो 3 टाइम्स ऑफ K हो जाएगा। यानी अगर इसका कांस्टेंट K था और इसको मैंने 3 टुकड़ों में कट कर दिया तो हर एक का 3K हो जाएगा, 4 बराबर टुकड़ों में कर दिया तो हर एक का 4K हो जाएगा, 5 बराबर में कर दिया तो हर एक का 5K हो जाएगा। जैसे यहां पे 2 बराबर में किया तो हर एक का 2K हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला कब आता है? मसला ये तब आता है जब स्टार्ट के अंदर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K ना K ना हो, कुछ और हो। मिसाल के तौर पे आपका स्प्रिंग कांस्टेंट स्टार्ट में 2K था, स्टार्ट में क्या था 2K, और आपने इसको 2 बराबर हिस्सों में कट कर दिया। अब आपका जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 4K और 4K हो जाएगा। अगर ये स्टार्ट में 3K था और आपने 2 बराबर हिस्सों में कट कर दिया तो ये आपका 6K और 6K हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ये चीज आप कैसे इवेल्युएट करोगे? या आपने बराबर हिस्सों में कट ही नहीं किया, आपने इसको इस तरह कट किया कि आपका स्प्रिंग का 1/4 पार्ट एक तरफ रह गया, 3/4 पार्ट एक तरफ हो गया। कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? देखो फिर सुनो, फिर समझो। आसान केस इसमें क्या होता है कि आप स्प्रिंग को बीच से आधा कर दो, 2 हिस्सों में करने के लिए, या 3 बराबर टुकड़े करो, या n इक्वल पार्ट्स कर दो। जब आप इसके n इक्वल पार्ट्स करोगे ना मेरे बेटे, तो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी हर पार्ट की, L/n। 2 पार्ट है तो हर पार्ट की L/2, 3 पार्ट है तो L/3। हर पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बन जाएगा NK, प्रोवाइडेड कि K जो था और K और L ये मेरा बेटा आपके इनिशियल पैरामीटर्स थे। यानी कि आपके पास जो K था वो इसका इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट था और L इसकी इनिशियल लेंथ थी। ये सब चीजें सही हैं लेकिन इक्वल पार्ट्स में ट्रू होती हैं, हर केस में नहीं होती। हर केस से मुराद अगर मैं इसको इस तरह तोड़ूं कि जो इसकी लेंथ है वो 1:3 में ब्रेक हो जाए, यानी मैं इसके क्या 4 टुकड़े नहीं कर रहा, 2 ही पार्ट्स कर रहा हूं, लेकिन 1/4 लेंथ एक तरफ रह गई, 3/4 लेंथ एक तरफ हो गई। आसान कर लो, 4 मीटर का स्प्रिंग है, मैंने 1 मीटर के पास से काट दिया तो अब 1 मीटर एक तरफ रह गया, 3 मीटर एक तरफ रह गया। उस केस में नया स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालोगे? या 5 मीटर लेंथ थी, मैंने 2:3 से कट कर दिया, यानी कि 2 मीटर से कट कर दिया। अब 2 मीटर का एक तरफ रह गया, 3 मीटर का टुकड़ा एक तरफ हो गया। अब नया स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे आएगा? इसी से रिलेटेड माजी में उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, तो जितने बच्चों को ये डायरेक्ट याद था वो नहीं कर सके उस क्वेश्चन को। अब देख लो भैया, ये चीज हम यहां से इवेल्युएट कैसे करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ना पूरा जान के जियो, देखो पूरा समझो। ये यहां से आता कैसे है इसको समझ लो, सिंपल सी चीज है, वो आपको पता है K और L का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो भैया अगर मैं इस मेन स्प्रिंग के लिए बात करता हूं, भैया ये समझो मेन स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था और लेंथ कितनी थी L, 2 हिस्सों में कट कर दिया, 2 हिस्सों में कट कर दिया। तो भाई साहब ये मुझे अभी नहीं पता, इसको मैंने कह दिया K1 है, इसको मैंने कह दिया K1 है, और इसको मैंने कह दिया मेरा बेटा ये K2 है। ठीक है, मुझे नहीं पता K1 कितना है, K2 कितना है, नहीं पता। हाँ ये पता है 2 बराबर हिस्सों में कट किया है तो ये L/2 है और ये भी क्या है L/2। सर बराबर हिस्से ना हो तो क्या करेंगे, वो आगे सवाल में आएगा, परेशानी का नहीं है, सब होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा K इंटू L। भाई K इंटू L कॉन्स्टेंट है, K इंटू L इज सम कॉन्स्टेंट। इसके लिए क्या लिखूंगा, K1 इंटू L1 इज सम कॉन्स्टेंट, L1 जो भी इसकी लेंथ है। इसके लिए क्या लिखूंगा, K2 इंटू L2 इज सम कॉन्स्टेंट। यही है,
जरा इन दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है। तो k इंटू एल विल बी इक्वल टू k1 इंटू L1। k1 का वैल्यू चाहिए तो k1 विल बी इक्वल टू k इंटू एल डिवाइडेड बाय L1। ये रिलेशन है भैया इसका सीधा। अब L की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो। L की जगह पे L1 प्लस L2 लिख सकता हूं। क्यों सर, क्यों लिख सकते हैं? देखो भैया L क्या चीज है, टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अरे भैया जब मैं स्प्रिंग को कट करूंगा और एक सेगमेंट की लेंथ L1 है, एक सेगमेंट की लेंथ L2 है, तो भाई जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो वापस L ही तो मिलेगा। तो ये तो लिखा है L बराबर L1 प्लस L2 के। अब इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं जरा। ये K से क्या मुराद है, पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट। और यहां पे पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, K था। L1 नए सेगमेंट की लेंथ कितनी है, L/2। और यहां पे दूसरे नए सेगमेंट की लेंथ भी कितनी है, L/2। L1 कितना है मेरे बच्चे, L1 कितना है, ये रहा L/2। क्लियर हो गया। L/2 को L/2 में जोड़ दिया तो ये L के बराबर आ गया और ये हो गया L/2। L से L मर गया, ये ऊपर आएगा तो क्या बनता है मेरे पास, 2K। तो आप ऐसे कह रहे होते हो कि अगर आप स्ट्रिंग को दो बराबर हिस्सों में कट करोगे तो हर सेगमेंट की लेंथ 2K हो जाएगी, अगर पुराने वाले की K थी। अब सोचो अगर पुराने वाले की 2K होती, सोचो अगर पुराने वाले की 2K होती तो भाई साहब यहां पे 2K आता, यहां पे 2K आता, यहां पे 2K आता, तो नए वाले की 4K, इसकी भी 4K। अब सोचो यहां अगर 3K होती तो यहां 3K आता, यहां 3K आता, यहां 3K आता, यहां 3K, तो 2 3 6K हो जाती। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है, समझ आ गई? ठीक है, चलो जल्दी से इतने हिस्से को कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, वन बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ L, स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड हैज अ टाइम पीरियड T। आपको कहता है एक कोई बॉडी है जिसको आपने ऐसे स्प्रिंग के साथ यहां सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, ये सस्पेंड किया हुआ है, इसकी लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है और टाइम पीरियड T है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या बनेगी, T इक्वल्स 2π√m डिवाइडेड बाय K। कहता है नाउ इफ द स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आपने स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया तो भाई साहब एक पार्ट ऐसा हो जाएगा, एक पार्ट ऐसा हो जाएगा। और जब 2 इक्वल पार्ट्स में किया है तो जो नया आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट होगा हर एक का, वो पुराने वाले का ट्वाइस हो जाएगा। तो पुराना वाला K था, इसका हो जाएगा 2K, इसका भी क्या हो जाएगा, 2K। चाहो तो करके भी देख लो। आपको पता है K1 L1 बराबर है किसके, K इंटू एल के। तो K1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, K इंटू एल डिवाइडेड बाय L1। तो भैया पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, K। पुरानी टोटल लेंथ कितनी थी, L। नए वाले को 2 बराबर हिस्सों में किया तो इसकी लेंथ L/2, इसकी लेंथ L/2, यह आ जाएगा L से L मर गया, ये चीज आपके पास क्या हो जाएगी, 2K के बराबर आ जाएगी। आगे कहता है नाउ इफ द स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स व्हिच आर जॉइंड इन पैरेलल एंड द सेम बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम दिस अरेंजमेंट। अब यही सेम बॉडी जिसका मास m था, इसको आपने इसके साथ सस्पेंड कर दिया और अब आप लोगों को इसका टाइम पीरियड बताना है। यानी कि अगर मैं इसको ले जाके छोड़ दूंगा तो जो ऑसिलेट करेगा इसका टाइम पीरियड क्या है। तो भैया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√, मास तो वही है, यहां पे आ जाएगा आपके पास K इक्विवेलेंट। ये दोनों आपस में कैसे लगे हुए मेरा बेटा, पैरेलल में लगे हुए। और पैरेलल में हमें पता है आप सीधा सीधा क्या करते हो, ऐड कर देते हो। तो 2K प्लस 2K कितना हो जाएगा, 4K हो जाएगा। सही, 4 को अगर मैं रूट से बाहर निकाल लूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। भैया 4 का रूट 2 होता है ना, तो ये बन जाएगा 2π√m/K। ये पूरी चीज किसके बराबर है, T के बराबर है। तो आपका नया टाइम पीरियड कितना आ रहा है मेरा बेटा, T/2 आ रहा है। अब देखो मेरा बेटा अगला सवाल आपको कहता है, आपको नजर आ रहा होगा सामने, अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। आपके पास एक कोई मास m है मेरा बेटा, दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग, ठीक है, ये ऐसे सस्पेंड हुआ है। इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज f। अच्छा, आगे कहते हैं स्प्रिंग को कट किया है, इसने नहीं बताया इसकी लेंथ कितनी है, आपने मान लिया L है। इसने नहीं बताया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, आपने मान लिया कितना है, K है। और इसका टाइम पीरियड T है, नहीं बताया, हमने खुद ही कर लिया। कहता है स्प्रिंग इज कट इनटू 2 हाफ्स। इसने नहीं बताया कैसे हाफ्स हैं, इक्वल अनइक्वल, हमेशा इक्वल मानेंगे। तो भैया इक्वल हाफ में कट कर लिया ऐसे करके, हो गया। तो हर एक का क्या हो जाएगा, 2K और 2K हो जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द 2 पीसेस। अच्छा, आपको दूसरे की जरूरत नहीं है, आपने इसी मास को, जो पहले मास आपका था m, इसी को आपने एक से सस्पेंड कर दिया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, आपसे अब नई फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। भैया जाहिर है टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा f इक्वल 1/2π√K डिवाइडेड बाय m। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्यों, पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट K था, मास m था, और ये सब आ जाएगा। नई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f विल बी इक्वल टू 1/2π
k प्राइम डिवाइडेड बाय m, और k प्राइम की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा मेरा बेटा। इस 2 को अगर मैं रूट से बाहर निकाल लूंगा तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट k बटे में आ जाएगा आपका m। ये चीज आपके पास क्या थी, f के बराबर थी, तो क्या आंसर आ रहा है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय f। बस इसमें मेन चीज ये थी कि आप यहां से यहां पर कैसे आए। तो आपने जहन में क्या रखना है, अगर आपके पास एक कोई स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेंथ l है, और इसको आपने n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो हर एक की लेंथ क्या हो जाएगी, l बाय n। हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, n k, और यहां पे k कौन सा होगा, पुराना वाला। अगर पुराना वाला k था तो नया वाला n k हो जाएगा, पुराना वाला 2k था तो नया वाला n मल्टीप्लाई बाय 2k हो जाएगा। ये इक्वल पार्ट्स के लिए है, जहन में रखिएगा। और टाइम पीरियड की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड का रिलेशन अगर आप देखोगे तो k इक्विवेलेंट के साथ इनवर्स है, t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो जब देखो यहां पे आपका k क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, अरे भैया जब देखो समझो समझो समझो, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k है ऐसे आपके पास। सोचो आपके पास जो t और k का रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स है। जब आप स्प्रिंग को छोटे पार्ट्स में कट कर रहे हो तो हर सेगमेंट का k क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हर सेगमेंट का k बढ़ रहा है तो हर इंडिविजुअल सेगमेंट का टाइम पीरियड क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, t डिवाइडेड बाय अंडर रूट n हो रहा होगा। भाई साहब ये सारी बातें समझ में आई हैं, फारसी तो नहीं हो गई भैया। स्प्रिंग कांस्टेंट था k, लेंथ थी उसकी l, अगर आपने इसको n पार्ट्स में कट कर दिया, हर सेगमेंट की लेंथ l बटे n, अगर 2 पार्ट थे तो l बाई 2, 3 पार्ट थे तो l बाई 3, 4 थे तो l बाई 4। हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स ऑफ k, ठीक है। जब स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम बढ़ गया तो टाइम पीरियड अंडर रूट n टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड का रिलेशन k के साथ इनवर्स है। ये हर सेगमेंट के टाइम पीरियड की बात हो रही है, क्लियर है। चलो इतना सा कॉपी कर लो, अगले सवाल पे चलते हैं। नाउ अगला सवाल इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसकी वजह से मैंने आपको सारी की सारी जो डेरिवेशन थी ना वो मेरा बेटा हमने यहां पे कराई थी। अच्छा अगले सवाल पे जाने से पहले एक चीज और क्लियर कर लो, जब आप कभी भी स्प्रिंग को कट करते हो तो उसको आप हमेशा कैसे कनेक्ट करते हो, पैरेलल में। सर सीरीज में क्यों नहीं करते, इसलिए कि भैया वही स्प्रिंग वापस मिल जाएगा। अरे भाई सोचो 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 सोचो, देखो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग है, इसका कांस्टेंट k और लेंथ l है। मैंने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया बराबर के, तो भाई साहब ये जो पहला पार्ट था इसकी लेंथ l बाई 2, ये दूसरा पार्ट था इसकी लेंथ भी क्या हो गई l बाई 2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो 2k प्लस 2k 4k हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर मैं इन्हीं दोनों को भैया जी सीरीज में कनेक्ट कर दूं, सोचो अगर मैं कैसे कनेक्ट कर दूं वापस सीरीज में, तो भाई ये 2k ये 2k, तो पहले तो सोचो लेंथ मिला के क्या हो जाएगी, भाई इसकी लेंथ क्या है l बाई 2, इसकी लेंथ l बाई 2, तो मिला के लेंथ l हो गई। अब सीरीज इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, k इक्विवेलेंट सीरीज 1 अपॉन k इज 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, वरना दूसरा तरीका क्या है, k1 मल्टीप्लाई बाय k2 बटे में आ जाएगा k1 प्लस k2। तो भाई साहब देखो 2k मल्टीप्लाई बाय 2k, 2k प्लस 2k कितना हो गया 4k, k से k मर गया, 2 2 जा 4, 4 से 4 मर गया, वापस k आ गया। तो भैया यही मैं आपको बात बता रहा था कि अगर आप स्प्रिंग को कट करने के बाद वापस सीरीज में लगा दोगे तो वही वापस मिल जाएगा। तो सीरीज में नहीं कनेक्ट करते, हमेशा कैसे करते हैं, पैरेलल में। बाकी इस चीज का ख्याल करना कि अगर n इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो हर पार्ट की लेंथ l बटे n, हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स ऑफ k ओल्ड, हर पार्ट का टाइम पीरियड t बाय अंडर रूट n। सही है, ध्यान में रखेंगे। चलो देख लो आगे। अब जो अगला सवाल है जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसकी वजह से हमने ये सारा काम किया था, देखो समझते हैं। कहता है टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज t। कहता है एक कोई स्प्रिंग है k l, उसका टाइम पीरियड क्या है, t दिया हुआ है, ठीक है। और t की वैल्यू जल्दी से दस्ती यहां पे लिख दो, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय k। आगे कहते हैं इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पार्ट्स। यहां तक तो सेम है, दिल में जो है ना वो खुशी आ रही है, 2 पार्ट्स हो गए, हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k। लेकिन आगे देखो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं हुज लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:3। कहते हैं 2 पार्ट में आपने, ये स्प्रिंग था जिसके बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ था, 2 पार्ट में कट तो किया लेकिन यहां से कट लगाया। यहां से कट लगाने की वजह से ये एक पार्ट है और ये जनाब आपका दूसरा पार्ट है। अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2। अब ये 2k नहीं होने वाला, बराबर बराबर कटा ही नहीं है, तो कैसे 2k हो जाएगा, ठीक है। 1:3 कहते हैं द सेम मास इज अटैच टू द लॉन्गर पार्ट। कहते हैं अब आपने यही मास, जो यहां पे मास m कनेक्ट किया हुआ था, इसी मास को आपने इस
लॉन्गर पार्ट से अटैच कर दिया। ये लॉन्गर पार्ट है ना भैया, ये लॉन्गर पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपने 1:3 में काटा, ये 1:3 में। अभी समझते हैं सब, एक बड़ा पार्ट है, एक छोटा पार्ट है, 3 हिस्से वाला बड़ा पार्ट है, 1 हिस्से वाला छोटा पार्ट है। सेम मास को लॉन्गर पार्ट से अटैच कर दिया। न्यू टाइम पीरियड विल बी, नया टाइम पीरियड क्या होगा? क्लियर है? आपको आगे ऑप्शन दिए हुए, यहां पे आप पहले वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को अटेम्प्ट करो, तो आपको आइडिया होगा कि प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली चीज को एनालाइज करना जरूरी क्यों होता हैगा। चलो देख लो। अब देखो भैया, देखो भाई साहब, हमें बात पता है कि K इंटू एल इज आ कॉन्स्टेंट। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वेरी गुड। अब इसके लिए अगर मैं लिखता हूं जो मेरा एक्चुअल स्प्रिंग था, इसके लिए क्या हो जाएगा? K इंटू एल विल बी इक्वल टू K1 इंटू L1। इसके लिए विल बी इक्वल टू K2 इंटू L2। इसके लिए बेहतरीन हो गया। ठीक है, गुड है। L1 क्या है? इसकी लेंथ। L2 क्या है? इसकी लेंथ। सर लेंथ तो बता दें क्या होगी। देखो लेंथ यहां से आएगी। आपने स्प्रिंग को कट किया इस तरह से कि 1:3 के रेशियो में आया। 1:3 का मतलब क्या होता है? मतलब ये आपने स्प्रिंग के 2 टुकड़े करे इस तरह से, एक हिस्सा इधर है, 3 हिस्से इधर है। समझो समझो समझो। मान लो मेरे पास 100 रुपए, मैं 100 रुपए के 5 हिस्से करूं, 4 एक को दे दूं, 1 एक को दे दूं, ये होगा 1:4 का डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्से कितने हुए? 5। एक गया 1 के पास, 4 गए 1 के पास। यहां देखो टोटल हिस्से कितने हुए? 4। सर अभी तो कह रहे थे 2 किए। अरे भाई सुन तो ले, जज्बाती सुन तो ले। टोटल हिस्से कितने करे? 4। 4 में से 3 1 की लेंथ है, 1 1 की लेंथ है। समझे? इस पूरी लेंथ के टोटल टुकड़े करो 4। 4 में से 1 की लेंथ यहां, 3 की लेंथ यहां। समझो, इस वाले के लिए 1 की लेंथ है कितने में से? 4 में से। देखो समझो, इसको आपने जोड़ा, 1 और 3 मिला के कितने? 4। तो भाई L/4, और इसके पास कितनी लेंथ है? 1। टोटल हिस्से 4, 4 में से 1 टुकड़ा इधर है। टोटल हिस्से 4, 4 में से 3 टुकड़े इधर है। 3L/4। समझ गए? अरे भैया 1L/4, 3L/4। फिर सोचो, अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे काटता 2:3 में, सोचो तो भैया 2:3 का मतलब ये है कि मैंने अनइक्वल पार्ट्स में कट किया है। क्यों भैया? अनइक्वल पार्ट में इसलिए कट किया, 2 हिस्से इधर है, 3 हिस्से इधर है। मतलब टोटल हिस्से हुए 5। 5 का मतलब L/5, 2L/5 पहले वाले की, 3L/5 दूसरे वाले की। फिर सुनो, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर लेते हैं। मान लो ऐसे हुआ टुकड़ा 5:14, मिसाल दे रहा हूं, ऐसे टुकड़ा कर दिया। अब उसकी मर्जी, जैसे मर्जी काटे। एक स्प्रिंग है, कहते हैं 5:14 में काट दिया मैंने। टोटल टुकड़े भाई इनको मिला ले, 14 + 5 कितना हुआ? 19। गोया L/19 किया। 5 हिस्से पहले वाले के पास, 14 हिस्से दूसरे वाले के पास। क्लियर हो गया? सही है। पहले तो ये देख ले भाई, टुकड़े करना आ गए। टुकड़े करना आ गए ना तो कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद, तो फिर सही है। बट टुकड़े करना आने चाहिए इसके स्प्रिंग के। ठीक है, चलो इसको भी यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो पहले वाले की जो लेंथ मैं लिखूंगा दैट इज L/4, दूसरे वाले की लेंथ 3L/4। चेक भी कर लो इन दोनों को मिला के सेम लेंथ बन रही है नहीं बन रही? L/4 + 3L/4। देखो भैया एलसीएम सेम है, 4L/4, 4 से 4 मर गया, लेंथ L आ रही है। बिल्कुल सही है। अब रेशो भी चेक कर लो, जो इन्होंने रेशो दिया क्या वो भी मैच कर रहा है नहीं कर रहा? रेशो क्या था? 1:3। देखो L/4 रेशो 3L/4, L/4 से L/4 मर गया, क्या आ रहा है? 1/3 आ रहा है। सही किया यानी कि? ठीक है, अब आ जाओ इस पे। मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, तो मुझे पता है K इंटू एल बराबर है K2 इंटू L2 के। सही, K इंटू एल यहां पे, K2 L2 यहां पे आ गया। K इंटू एल, तो भाई K2 मुझे चाहिए ना, K2 को अकेला कर देंगे, K इंटू एल डिवाइडेड बाय L2। क्लियर है? K तो भैया पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट, ये वाला पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट तो K ही था। पुरानी लेंथ भी L थी टोटल। जो L2 इसकी लेंथ है वो कितनी है? 3L/4। क्लियर है? L से L मर गया, इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या बनता है ये? 4K/3। ये इसका नया स्प्रिंग कांस्टेंट है, 4K/3। ये इसका नया स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है K2। ठीक है, अब मुझे क्या करना था? नया टाइम पीरियड निकालना है। T' = 2π√m डिवाइडेड बाय K। नया K कितना आया है? 4K/3। ऊपर चला गया, रूट से बाहर निकाल लो भाई, जो कुछ रूट से बाहर निकल रहा है। 3 रूट से बाहर आएगा तो √3 हो जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, रूट खत्म ही हो जाएगा। आगे आता है 2π√m डिवाइडेड बाय K। चेक करो, ये 2π√m/K ये ओरिजिनल टाइम पीरियड था आपके पास, तो क्या आता है? √3/2 मल्टीप्लाई बाय T। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद था या नहीं था? चेक करो, क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद था? √3
t डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ऑप्शन सी हमारे पास मौजूद हैगा। क्लियर हो गया? अब आप देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और आपको अगर एक छोटी सी बात ना पता होती, अगर आपने ये याद किया होता 3 पार्ट्स में कट करेंगे हर एक का 3 के, 4 में कट करेंगे हर एक का 4 के, ये ना पता होता कि ये आया कहां से, तो ये सवाल तो आपका खत्म हो गया था।